दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 3.5 यानी 10th क्लास का मैथमेटिक्स। हम फर्स्ट चैप्टर से एंड तक टोटल मैथमेटिक्स को कराने वाले हैं और हर वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो एक तरफ से हम वीडियो डालते जा रहे हैं और आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.5 के फुल सॉल्यूशन की वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका हमें जो ऊपर निर्देश दे रखा है क्वेश्चंस के बारे में, इसके पार्ट हैं फोर पार्ट हैं। तो निर्देश दे रखा है कि पहले तो हमें यह चेक करना है कि समीकरण निकाय का एक हल है या फिर अनेक हल हैं या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्थिति हमें स्पष्ट करनी है। और यदि किसी समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, वज्रगुणन विधि बहुत ही आसान मेथड है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं इसको। देखिए किस टाइप से होने वाला है ये क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x - 3y - 3 = 0। x - 3y - 3 = 0। और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 3x - 9y 3x - 9y - 2 = 0 -2 = 0। तो देखिए चेक कैसे करेंगे। चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसमें देखिए पहली दोनों वैल्यू बराबर ना आए तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखिए इसकी तुलना a1 a2 a1 b1 c1 ये होते हैं a1 b1 c1। अगर इनकी कंपेयर हम इनसे करें जो व्यापक समीकरण निकाय होता है, व्यापक समीकरण निकाय क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a1 = क्या आएगा 1, a2 b1 = क्या आएगा -3 और c1 = आएगा -3। ऐसे ही a2 की वैल्यू निकालें तो a2 = 3 आएगा, b2 = -9 आएगा और c2 = आएगा c2 = -2। अब देखिए a1/a2 की वैल्यू निकालिए। a1/a2 क्या निकल के आएगा 1/3 और b1/b2 क्या निकल के आएगा b1/b2 -3/-9, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 आ गया, यानी दोनों इक्वल आ गए। अब निकाल देंगे c1/c2। c1/c2 क्या आएगा -3/-2 -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2 आ जाएगा। यानी पहली दोनों वैल्यू बराबर आई हैं, तीसरी बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन क्या बताती है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है ना। इस टाइप से ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है, 2x + y = 5 3x + 2y = 8। तो सेकंड पार्ट लिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया क्लियर। इसके बाद में सेकंड पार्ट 2x + y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड दे रखा है 3x + 2y = 8 इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो पहले चेक करेंगे तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे, और C1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 2 और C2 की वैल्यू है 8। तो निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 होगा 2 अपॉन 5, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2। तो पहले दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तीसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। या ऐसी स्थिति में कि पहले दोनों वैल्यू बराबर ना आए तो तीसरे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या लिख देंगे, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो लिखेंगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अब यहां पर देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में हमें इसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण निकाय को नोट कर लेंगे। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। किससे, वज्र गुणन विधि से। तो देखिए वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान मेथड है, थोड़ा सा आपको गौर से देखना है कि आप इस टाइप से कर लेंगे, x अपॉन कर लेंगे इक्वल टू y अपॉन कर लेंगे इक्वल टू -1 अपॉन कर लेंगे। देखिए x अपॉन करेंगे तो x वाले टर्म को आप बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी केवल कांस्टेंट वैल्यू का, यहां पे y नहीं लेना है, केवल कांस्टेंट गुणांक। तो देखिए 1 का हम 8 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 8, बीच में माइनस लगाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब y के लिए y को क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2। अब -1 के लिए इसको क्लोज कर लेंगे, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया आपका x अपॉन 8 माइनस 10 इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 16 इक्वल टू -1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो ये हो गया आपका x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन -1 इक्वल टू -1 अपॉन 1। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो -2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 -1, यानी 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू -1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए इसके बाद में थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। 3x थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए तो अगर यहां पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो सीधे सीधे निकालते हैं 3/6। 3/6 मीन्स क्या हो गया 1/2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो -5 अपॉन -10 हो जाएगी, यानी ये भी 1/2 हो गई। पहली दोनों वैल्यू बराबर निकल के आई। अब निकालेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो ये 20/40
यानी ये भी क्या हो गई 1/2, क्योंकि इससे ये 2 टाइम कैंसिल होगा। तीनों ही वैल्यू बराबर आ गई, ये भी वैल्यू और ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो लिख देंगे बिकॉज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको फिर अनेक हल वाली स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। इसको केवल यहीं पे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसके बाद में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है x-3। देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, x-3y - 7 इक्वल टू 0। x-3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए तो A1/A2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी 1/3। B1/B2 की वैल्यू निकालें, क्या निकल के आएगी -3/-3, यानी -1 निकल के आई, सॉरी +1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अब देखिए अद्वितीय हल है तो इसे हम वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो समीकरण लिखेंगे x-3y - 7 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है 3x - 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। तो देखिए कैसे करेंगे, वही मेथड है कि x अपॉन कर लेंगे इक्वल टू y अपॉन कर लेंगे, y अपॉन करने के बाद में इक्वल टू 1 अपॉन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 अपॉन। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे +1 लेते हैं, अगर ये राइट साइड में है तो -1 लेते हैं, ठीक है ना। तो x अपॉन करेंगे तो x को बंद कर लेंगे, यानी -3 मल्टीप्लाई -15, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा प्लस का, बीच में माइनस लगाते हैं माइनस, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी प्लस होगा 21। अब y को बंद कर लेंगे तो 7 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -15 आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो +15 हो गया। अब इसको क्लोज कर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -3 यानी -3 हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -9 होगा और माइनस फॉर्मूला में होता है तो ये हो जाएगा +9, ठीक है ना। यानी ये हो गया x अपॉन 45 माइनस 24, ये हो गया y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब देखिए x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा 24/6, 4 आ जाएगा और y इक्वल टू निकालें तो -6/6, -1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल के आई 4 और y की वैल्यू निकल के आई -1। ये हो गया आपका आंसर। आंसर को चेक कैसे करते हैं? चेक करने का तरीका ये है कि इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू निकालेंगे, लगा देंगे तो 4 लगाएंगे, यहाँ पे -1 तो 4 +1 और +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7, 7 - 7 इक्वल टू 0, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें लिखा हुआ है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना।
तो ए और बी के मान निकालने हैं। समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें इस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होगी जब अनेक हल हैं तो इसके, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे। a1 अपॉन a2 की जगह पे क्या आएगा 2 अपॉन a माइनस बी, b1 अपॉन b2 की जगह पे 3 अपॉन a प्लस बी, c1 अपॉन c2 की जगह पे 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से एक इक्वेशन बन जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका इधर करेंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब लिखेंगे 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा a, 3b और 2b 5b हो गया इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको और इसको सॉल्व करें तो इससे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a 2a हो जाएगा, 3b माइनस 7b माइनस 4b हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे इस पे, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, a और b का मान निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेंगे a माइनस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ये घटाने पर कटेगा a से a, क्योंकि a और a इक्वल हैं, तो माइनस प्लस बाकी छोड़ेंगे, इससे ये कट जाएगा। 2b और 5b प्लस का, तो प्लस का 3b बचेगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3b इक्वल टू हो जाएगा 3 और b इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 3 यानी इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू 1 निकल के आई। अब b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में लगा दो, या तो थर्ड में लगा दो। जैसे थर्ड में लगाएं, लिख देंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखेंगे तो a माइनस 5b, b की वैल्यू क्या लगाएंगे 1 इक्वल टू 0, यानी a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो गया 5। a की वैल्यू 5 निकल के आई और b की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, हेलो। अब देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकंड दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स।
2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है ना। अब इसमें यह कह रहा है कि कोई हल नहीं है, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो इसके सामने लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्योंकि 3 अपॉन ये हो गया, 1 अपॉन ये हो गया और 1 अपॉन ये हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k को इधर लाएंगे तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। यहाँ पे k हो जाएगा, k इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू में आएगा। ठीक है ना, इसमें नॉट इक्वल टू में आएगा। तो ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रेखित समीकरण के योग को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। दोनों विधियों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो विधि अच्छी लगे, जो आपको सरल लगे, उसको लिखना है कि हम इस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है ना। तो सभी समीकरण निकाय दे रखा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। क्या दे रखा है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखा है। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आगे बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करें तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकाल के अपोजिट इक्वेशन में लगानी है। तो लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 से जैसे y की वैल्यू निकालें तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8x और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8x अपॉन 5। लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y की जगह पे 9 माइनस 8x अपॉन 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, 15x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस ये 16 हो जाएगा 16x इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब देखिए 15x माइनस 16x माइनस 1x बचेगा प्लस 18 इक्वल टू 5 4 जा 20 हो जाएगा और माइनस x इक्वल टू हो गया 20 माइनस 18 यानी माइनस x इक्वल टू हो गया 2, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पे और x इक्वल टू हो गया माइनस 2। इसको समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 8x की जगह पे माइनस 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। यहाँ से 5y इक्वल टू हो गया 9 माइनस, इसे इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 16 तो कितना हो गया 25, 5 से 25 5 टाइम कैंसिल हो गया यानी y की वैल्यू निकल के आई 5
x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन। किससे हो गया? प्रतिस्थापन से। इसके बाद में वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि। अब देखिए वज्र गुणन विधि क्या होती है, समीकरण दोनों ही नोट करने पड़ेंगे। क्या है ये? 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, x अपॉन कर लेंगे इक्वल टू y अपॉन कर लेंगे इक्वल टू -1 अपॉन कर लेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम x अपॉन कर रहे हैं तो x को बंद कर लेंगे, 5 4 जा 20 माइनस बीच में माइनस 2 9 जा 18 y को क्लोज कर लेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 4 8 जा 32। अब इसको क्लोज कर लेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, x अपॉन 2 आएगा इक्वल टू y अपॉन यहाँ से -5 आएगा इक्वल टू -1 अपॉन 1 आएगा। अगर x की वैल्यू निकाले 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2 आएगी, और y की वैल्यू निकाले माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये 5 आएगी। -2,5 ये भी आया था और -2,5 ये भी आया। तो दोनों विधियों से सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वज्रगुणन विधि, ये वज्रगुणन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि है, कौन सी अच्छी लग रही है? मान के चलो आपको वज्रगुणन विधि अच्छी लग रही है तो लिख देंगे वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। बस आपको लिखना है। अगर आपको ये अच्छी लग रही तो इसके सामने लिख देंगे कि ये उपयुक्त है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले तो समीकरण युग्म बनाना है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन दे रखे हैं उस लैंग्वेज को पढ़ के समीकरण बनाना है। ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो नियत व्यय x रुपये मान लेते हैं और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। ठीक है ना? तो लिखेंगे माना नियत व्यय इक्वल टू x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य इक्वल टू y रुपये, ये मान लिया। अब एक छात्र ने कितने 20 दिन भोजन लिया तो नियत व्यय तो उसका x रुपये हो गया 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए नियत व्यय x रुपये और पर डे के हिसाब से y रुपये पर डे के हिसाब से 20 डेज का कितना हो जाएगा भोजन का खर्चा 20y, और कितने रुपए अदा करने पड़े उसे 1000 रुपये। कितने? 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और दूसरा छात्र जो बी है 26 दिन भोजन के 1180 रुपये देता है, तो x प्लस 26y 1180 रुपये, 1180 रुपये देने पड़ते हैं उसे। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 20 दिन के थे, ये 26 दिन के लिए। ठीक है ना? अब देखिए इसको हमें किस विधि, सॉरी किसी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है ना? पहले तो अस्तित्व चेक करना है कि ये इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो उस अस्तित्व चेक करने के लिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 आएगी।
b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 20/26 आएगी, यानी 10/13। पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है का मतलब समीकरण निकाय का अस्तित्व है, ठीक है ना। अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से इसे सॉल्व करना है। अब बीजगणितीय विधि तो यही है कि सबसे जो आसान विधि पड़ती है वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, या फिर 2 से 1 को घटा दो, आसान घट जाएगा तो लिख देंगे 2 से 1 को घटाइए, 2 से 1 को घटाएंगे तो x में से x घटाएंगे 0, 26y में से 20y घटाएंगे तो 6y, और 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180। इससे ये कट जाएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई 30। y इक्वल टू 30, इसको समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 20 y की जगह पे 30 इक्वल टू 1000, यानी ये हो गया x प्लस 600 1000, या फिर x इक्वल टू हो गया 1000 माइनस 600, तो 400 आ गया। कितना आ गया 400, x इक्वल टू 400। तो x क्या माना था हमने, नियत व्यय, तो आंसर में नियत व्यय क्या हो गया, नियत व्यय 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च 30 रुपये, 30 रुपये। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न मानेंगे x/y, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना भिन्न x/y है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। जब x/y के अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटाया जाए तो भिन्न क्या हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, या फिर 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। जब x/y के हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, या फिर 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, किसी भी बीजगणितीय विधि से। तो इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे उतार लो, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे आसान विधि विलोपन विधि पड़ती है। कौन सी? विलोपन। तो ये y इक्वल है और माइनस माइनस के हैं, तो इस वजह से माइनस माइनस के होने की वजह से घटाने का ही घटेंगे, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4x माइनस 3x केवल x बचेगा, माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5। इसको समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 15 हो गया, 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस वाई इक्वल टू हो गया 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, इधर ले जाएंगे तो माइनस 12।
तो y इक्वल टू 12 हो गया। तो भिन्न क्या हो गई? भिन्न हो गई आपकी x बटे वाई, यानी 5/12। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी यश के प्राप्तांक क्या है? 40। ठीक है ना। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। सही उत्तर पर 3 अंक मिले और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब ये मान लो कि माना टेस्ट में टोटल प्रश्न x मान लें या y मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें सही और गलत उत्तर, सही और गलत प्रश्न है, इस वजह से सही प्रश्न मानिए x और गलत मानिए y, तो टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है ना। तो ये अलग अलग मानिए। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट है इसका, माना यश ने सही प्रश्न किए इक्वल टू x और गलत कितने किए? गलत किए y। ठीक है ना। सही x किए और गलत किए y। अब देखिए सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं उसे, तो 3x नंबर हो गए और गलत उत्तर पर 1 नंबर कटता है तो माइनस वाई हो गए। टोटल 40 नंबर होने चाहिए, 40 अंक होने चाहिए इसके। ठीक है ना। अब आगे उसमें कह रहा है कि यदि सही पर उसे 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक कटते, तो सही पर 4 अंक मिलते तो 4x हो जाएंगे तथा 4x माइनस 2y, क्योंकि ये गलत के कटेंगे, इक्वल टू उसके नंबर कितने होते? 50। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। अभी यहां सेकंड मत डालिए क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 इस पर डालिए। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, y में से y घटाएंगे कट जाएगा, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा। x की वैल्यू आ गई, x बराबर 15 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 3x की जगह पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, या फिर माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 45 आएगा, इधर ले जाने पे माइनस का हो जाएगा, यानी -5 आएगा। ये माइनस वाई इक्वल टू -5 तो वाई इक्वल टू हो गया 5। तो सही कितने हुए? सही प्रश्न किए उसने 15 और गलत कितने किए? गलत किए 5। कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न हो गए 15 और 5 20। ये आंसर आया। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे कोई राजमार्ग है ये और इसमें एक स्थान ये है A और एक है B, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक तो A से एक कार और एक कार यहां से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक कार इधर चले, दूसरी भी एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो 5 घंटे बाद तभी मिलेंगी जब एक कार की स्पीड B से ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये अलग अलग मान लेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तथा यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना
ए से चलने वाली कार की चाल ये मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा B से चलने वाली कार की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है जब वह एक ही दिशा में चले, एक दिशा में चलें। जब एक दिशा में चलेंगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन चाल क्या हो जाएगी? चाल के बारे में सोचिए कि इसमें से इसको घटाने पर जो स्पीड आएगी उसी स्पीड से तो यह बीच का गैप कवर होगा, बीच का गैप उसी स्पीड से कवर होगा। जैसे इस मान के चलो इसकी स्पीड है 60 और इसकी स्पीड है 50, तो 10 की स्पीड का डिफरेंस हुआ, तो 10 की जो स्पीड है उसी से तो ये 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर होगी। जितने टाइम में कवर हो जाएगी उतने टाइम में ही वो एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जब वह एक ही दिशा में चलें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय से यहां पे चाल निकालें तो चाल निकल के आएगी x माइनस वाई, एक ही दिशा में चलें तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, दूरी 100 किलोमीटर है और समय है 5 घंटे, 5 से काट देंगे यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20 निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या है? जब विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल क्या होगी? चाल जुड़ जाएगी यानी x प्लस वाई हो जाएगी, एक इधर जाए और एक इधर आए तो एक दूसरे डिस्टेंस को जल्दी कवर करेंगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो चाल बराबर यानी x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस तो वही रहेगी और समय 1 घंटा लगता है उसे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए x और x 2x हो गया, y से y कट जाएगा 20 और 100 120 हो गया, 2 से ये कट जाएगा 60 टाइम x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 यानी माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60 यानी माइनस 40, तो y की वैल्यू निकल के आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए से चलने वाली कार की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई और स्थान बी से चलने वाली कार की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए आपके आंसर। पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी कोई भी आयत है उसकी अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो उसका 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दूसरी कंडीशन है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, लिख देंगे माना आयत की लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इक्वल टू y है, ठीक है ना। अब देखिए यदि कंडीशन लगाएंगे इसमें, यदि क्षेत्रफल, और देख लो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा x गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है ना। अब कंडीशन शुरू करते हैं कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए,
यदि लंबाई क्या कर दें x माइनस 5, ये लंबाई कर दी। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को y प्लस 3 कर दी। तो क्षेत्रफल की बात करें तो दोनों को कोष्टक में बंद करके गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया, ये कम हो गया पहले वाले से। पहले वाला कितना था xy, ये 9 कम हो गया, तो इसमें 9 और जोड़ दे तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में करेंगे, y में करेंगे तो xy, x का 3 में करेंगे तो 3x, 5 का y में करेंगे तो माइनस 5y, 5 का 3 में करेंगे तो 15 प्लस 9, xy को इधर लाएंगे तो माइनस xy इक्वल टू 0। xy से xy कैंसिल, 3x माइनस 5y माइनस के 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि इसकी लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि x प्लस 3 कर दी जाए और चौड़ाई क्या कर दी जाए उसकी y प्लस 2 कर दी जाए, तो ये जो एरिया है अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया हो जाएगा। एरिया कितना 67 यूनिट स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 67 वर्ग मीटर ये बढ़ गया एरिया। तो 67 इसमें से घटा देंगे तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। इनका गुणा करिए तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, xy को इधर लाएंगे तो माइनस xy इक्वल टू 0। अब देखिए xy से xy कैंसिल, ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस का 61 बचेगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो इसमें इक्वल तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x। तो इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, या तो y को इक्वल करें या फिर x को इक्वल करें, तभी तो सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि से। अगर विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया किया जाए तो इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें 5 का, ठीक है ना, इसमें 3 का, इसमें 5 का, तब y इक्वल होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणा 3 व समीकरण 2 गुणा 5 करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इसमें 5 से करेंगे तो 10x प्लस 15y इक्वल माइनस 5 से कर रहे हैं इसमें 5 6 30 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कट गया और ये 19x हो गया और ये हो गया माइनस का आएगा, ये किसका आएगा माइनस का। जोड़ेंगे तो 18 5 23 यानी माइनस 323 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 323 बटे 19 आएगा, 19 का भाग देंगे तो 19 एकन 19 और 19 सत्ते 133, 19 32 में से 19 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 के पीछे 3 लगाएंगे तो 133 हो जाएगा, 19 सत्ते 133, ठीक है ना। तो 17 आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को समीकरण 1 में लगा दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे 3, x की जगह पे 17, x की जगह पे 17 माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 51 माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 5y। अब 51 में से 6 घटाएंगे तो 45 बचेगा इक्वल टू 0, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5 से भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू तो निकल के आई थी 17 और y की वैल्यू निकल के आई 9, ठीक है ना। तो आयत की लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 17 और चौड़ाई क्या हो गई 9, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए टोटल एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन
कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको ये पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।